नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव बढ़ता हुआ दिख रहा है और महंगाई का खौफ भी पूरी दुनिया को डरा रहा है। दरअसल हुआ ये है कि अब तक तो सीज फायर था और अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन इसी बीच अब अमेरिका ने ईरान के दक्षिणी क्षेत्र पर मिसाइल साइट्स पर हमले कर दिए हैं और उसके कई जहाज़ों पर भी हमले किए हैं और इस हमले के बाद जो है वो तनाव बढ़ गया है। तो अब क्या इसका परिणाम निकलेगा और किस तरीके से पूरी दुनिया में एक बार फिर से संकट का माहौल बना हुआ है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए पंकज प्रसून जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े हुए हैं। पंकज जी, जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं और क्योंकि लगातार सीज फायर युद्ध विराम हुआ, बातचीत का दौर शुरू है और ये कहा जा रहा है कि बातचीत अब बस बनने ही वाली है। कुछ बिंदु पर जो है वो मामला पूरा अटका हुआ था, लेकिन उसको भी जल्द से जल्द अब सुलझा लिया जाएगा, इस तरीके की खबरें आ रही थी। इस बीच में एक और चीज मैं आपको ऐड कर दूं कि अभी हाल ही में जो कि सुप्रीम लीडर के जो प्रतिनिधि हैं भारत में, उन्होंने एक बयान दिया था और उस बयान में ये कहा था कि हम कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे क्योंकि इस्लाम में जो है वो परमाणु हथियार हराम है। और 30 साल से इस तरीके की बातें कही जाती रही हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसा लगा था इस बयान के बाद कि एक सकारात्मक संदेश जाएगा और पूरी दुनिया में एक शांति का माहौल बनेगा। लेकिन इस बीच अमेरिका का जिस तरीके से हमला हुआ है, तो सवाल यही है कि क्या आखिर ट्रंप चाहते क्या हैं? सबसे पहली बात कि ईरान जो है कभी भी परमाणु हथियार नहीं बना रहा था जी। और जो अयतुल्ला खुमैनी थे उन्होंने खुलेआम फतवा जारी किया था न्यूक्लियर वेपन्स के खिलाफ और इसे इस्लाम के खिलाफ बताया था। ये अमेरिका का नैरेटिव है जो चूरन की तरह पूरी दुनिया में बांटा जा रहा है कि ईरान जो है वो परमाणु बम बना रहा है। हाँ, ईरान को मजबूरी में अगर बनाना पड़ा तो इस वजह से, क्योंकि उसके खिलाफ जो किया है वेस्ट ने, उसकी वजह से यह शक जाहिर किया जा रहा है कि वो अब यूरेनियम संवर्धन करने लगा था। हालांकि ईरान का कहना था कि हम अपने एनर्जी नीड्स के लिए कर रहे हैं। दूसरी बात, एक बगल में देश है, वो भी इस्लामिक देश है, लेकिन उसके पास परमाणु बम है, उसका नाम है पाकिस्तान। और वो नेगोशिएट कर रहा है, शांति वार्ता करवा रहा है दोनों में। अब बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। सबसे पहले कल रात जो हुआ वो मैं एक शॉर्ट में बता देता हूं, बैकग्राउंडर फिर बाद में बताएं। कल रात में बंदर अब्बास के इलाके में एक जहाज को, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के पास पार्क किया हुआ था, वो ईरानियन नेवी का जहाज था, उसे टारगेट कर मिसाइल दागी गई और 3 और जगहों पर मिसाइल दागी गई, जिसके बारे में अमेरिका को ऐसा लगता था कि वहां से वो मिसाइल लॉन्च पैड है ईरान का। ये जो बंदर अब्बास का इलाका, वो पूरा जो इलाका है वो बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के पास ही है। तो मतलब अमेरिका का टारगेट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के आसपास के इलाके हैं। ठीक वहां पे किया, इतने दिनों के शांति वार्ता चलने के बावजूद, सीज फायर के बावजूद इसने किया। सेम उसी दिन इजराइल, जो इजराइल डिफेंस फोर्स है, उसने साउथ लेबनान पे हमले किए, ताबड़तोड़ हमले, और बेरूत शहर में कई ठिकानों को तबाह कर दिया। इजराइल का यह कहना था कि वो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं, लेकिन लोगों का कहना था कि वो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं। वो आम सिविलियंस को निशाना बनाया है और अब हिजबुल्लाह भी मारेगा, तो इस वजह से पूरे नॉर्थ इजराइल में स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए। ये रात का कल का डेवलपमेंट है। इसका मतलब कि जो सीज फायर था वो अब समाप्त हो चुका है। अब दोनों तरफ से शुरू हो सकता है ये। अब इसका बैकग्राउंडर क्या है वो बता रहा हूं। अचानक डोनाल्ड ट्रंप का एक सोशल मीडिया पे पोस्ट आता है, ट्रूथ पे, और उसमें वो लिखते हैं कि अगर वो देशों का नाम देते हैं कि वो सब अब्राहम अकॉर्ड साइन कर ले तो ये हमेशा के लिए शांति आ सकती है मिडिल ईस्ट में। और वो किन किन देशों को कह रहे हैं अब्राहम अकॉर्ड साइन करने? वो सऊदी अरब को कह रहे हैं, वो पाकिस्तान को कह रहे हैं, वो तुर्की को कह रहे हैं, वो कतर को कह रहे हैं, वो इजिप्ट को कह रहे हैं। मतलब कि जिन जिन देशों ने इजराइल को मान्यता नहीं दी है, उन सबको कह रहे हैं कि तुम अब्राहम अकॉर्ड साइन कर लो। अब आइडियोलॉजिकली सऊदी अरब ने तुरंत जवाब दिया कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं और फिलिस्तीन के साथ ये दगाबाजी होगी अगर इजराइल के साथ हमने अब्राहम अकॉर्ड साइन कर लिया, क्योंकि इजराइल को मान्यता नहीं देता। दूसरा है पाकिस्तान, जो कि शांति वार्ता करवा रहा था। वो एकमात्र दुनिया का ऐसा देश है जो कि इजरायली पासपोर्ट को मान्यता ही नहीं देता। मतलब वो इजराइल देश मानता ही नहीं।
कि इजराइल देश नॉट एग्जिस्ट फॉर पाकिस्तानी, ये शुरू से उनका रहा है, ये रेडिकल स्टैंड। उसको कह रहा है अमेरिका कि अब्राहम अकॉर्ड साइन करो। तो जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये लिखा, उसी वक्त समझ में आ गया था गई भैंस पानी में, अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऐसा स्टैंड है जिसपे मिडिल ईस्ट के कुछ देश कभी नहीं राजी होंगे। हालांकि देखिए यूएई हो गया या जॉर्डन हो गया, ये सब देश ऑलरेडी हैं, 4-5 देश जिन्होंने ऑलरेडी साइन करके रखा है, यानी इजराइल को मान्यता देते, इजराइल के साथ संबंध बना के रखते हैं। लेकिन एक सेक्शन है अरब का जो कि नहीं मान्यता देता। उन लोगों को कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की अगर अस्थायी शांति चाहिए तो करो, और यहां तक अपने ट्रूथ पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है कि बाद में जाकर जब ये सब शांति वार्ता हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, तब ईरान भी अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा हो जाएगा। और उसके बाद क्योंकि इधर बयान आने शुरू हो गए कि हम नहीं मानते, और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भी कहा है कि ये तो भाई हमारे लिए संभव नहीं है, हम अगर मान भी लें तो फिर हमारे देश के लोग हमारी चमड़ियां छील देंगे, क्योंकि इतने दिनों से जो एंटी इजराइल चूरन दिया है, उसके बाद अचानक आप उसके साथ अब्राहम अकॉर्ड साइन कर लीजिएगा, तो क्या जवाब दीजिएगा अपने देश की जनता को? बिल्कुल पंकज जी, और सवाल इसीलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि आपने पिछले साल जो फरवरी में जो अटैक हुआ, तो बातचीत का दौर शुरू था, बातचीत चल रही थी, कोई नतीजे पे पहुंचने वाले थे, जो कि ईरान का ये कहना है कि, लेकिन इस बीच अमेरिका उन पर हमला कर देता है, और फिर क्या कुछ दुनिया में अफरा तफरी फैलती है, वो सब कुछ सबके नज़रों के सामने है। दूसरी बात यह है कि ये जो अमेरिका हमेशा से एक बात कहता रहा है कि जैसे कि परमाणु हथियार ईरान के पास नहीं होना चाहिए, और इस बात को ईरान भी मानता है कि नहीं, हम कभी नहीं बनाएंगे। जैसा कि आपने बताया कि ईरान जो सुप्रीम लीडर खुमैनी, उन्होंने फतवा भी जारी किया कि ये इस्लाम के खिलाफ है, तो हम कभी नहीं बनाएंगे। दूसरी बात कि एक और 2-3 पॉइंट वो कहता है, जैसे कि वहाँ पर वो लोकतंत्र जो है वो बहाल करना चाहता है, ठीक है, वहाँ पर ये कह रहा है कि मानवाधिकार की जो है वो मानवाधिकार जो है उसका हनन किया जा रहा है। तो क्या ये जो पाकिस्तान के साथ है और जो गलबहियाँ ये पाकिस्तान अमेरिका खेल रहे हैं, या फिर सऊदी अरब में कौन सा, वहाँ पर कौन सा लोकतंत्र है, वहाँ पे भी तो राजतंत्र है। जितने भी मुस्लिम देश हैं, चाहे यूएई की बात हो, चाहे सऊदी की बात हो, चाहे कतर की बात हो, कहाँ पर लोकतंत्र है, कहाँ पर जो है मतलब पूरी तरीके से आज़ादी है, और तो फिर इन पे क्यों नहीं उंगली उठाता है, ये सिर्फ ईरान ही क्यों? तो क्या सिर्फ ये बहाना है ये सब कुछ, या इसके पीछे जो है तेल खनिज पदार्थ यही असल मुद्दा है? देखिए, दुनिया में जब भी अमेरिका कहीं लोकतंत्र के नाम पे युद्ध छेड़े तो समझिए कि लोकतंत्र बिल्कुल नहीं है। जैसे उसका सबसे अच्छा दोस्त ट्रंप का आजकल कौन चल रहा है, वो नॉर्थ कोरिया वाले से जाके मिल लेते हैं, किम जोंग, वो पाकिस्तान के जो सैनिक तानाशाह हैं वो उसको, वो द ग्रेट फील्ड मार्शल उसको बोलते हैं। सीरिया में ISIS का जो आतंकी था, उसको बैठा के कहते हैं अब लोकतंत्र की बहाली हो गई। तो दुनिया के सारे तानाशाही देशों के साथ तो इनका रिश्ता है। एक भी ऐसा लोकतांत्रिक देश बताए जिनसे इनकी पटती हो। पूरे आधे यूरोप से भी दुश्मनी करके बैठा हुआ है। भारत जो कि दुनिया का सबसे स्टेबल और होम ग्रोन डेमोक्रेसी है, उससे भी पट नहीं रही है। तो ये डेमोक्रेसी एक छलावा है, ये इस चीज में नहीं फंसना है। असली खेला ये है कि ईरान के पास ऑयल है और वो अमेरिका का दोस्त नहीं है, मतलब उस जो ऑयल फील्ड्स हैं उसमें अमेरिका का दबदबा नहीं है, बस और कोई कारण नहीं। देखिए, सऊदी अरब के ऑयल फील्ड्स हो गए, यूएई के ऑयल फील्ड्स हो गए, कतर के हो गए, तो वहां अमेरिका की चलती है। लेकिन ईरान के ऑयल फील्ड्स पे चाइना की चलती है, या चाइना उसका परचेजर है। वेनेजुएला के ऑयल फील्ड्स पे चाइना परचेजर है, इसलिए वेनेजुएला गया। और लोकतंत्र का इसमें कुछ नहीं, सारा धंधा है, ये मुनाफे का धंधा है। और वो कॉस्ट ऑफ वॉर भी देखते हैं कि हम अगर लड़ाई लड़ें तो हमारे, अगर मान लिया कि इतना खर्चा आया, 6 बिलियन खर्चा आया, तो क्या हम ऑयल से रिकवर करेंगे 6 बिलियन? तो अगर वो कर सकते हैं तो आक्रमण कर देते हैं, और बाद में वो दुनिया को दिखाने के लिए कुछ भी बहाना बनाए। हकीकत यही है। दूसरा कि इजराइल के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा संकट हाल के दिनों में ईरान ही था, क्योंकि बाकी सारे अरब देश ऑलमोस्ट मोटा मोटी सरेंडर कर चुके थे। अगर डायरेक्ट इजराइल के साथ समझौता नहीं भी किया था तो अमेरिका के साथ वो ऐसे दोस्त थे कि अमेरिका के दोस्त होने के नाते वो इजराइल पे अटैक वगैरह नहीं करते, जो कि अरब इजराइल वॉर के तरह से नहीं आ रहा था। एकमात्र ईरान ऐसा देश था जो खुलकर इजराइल के खिलाफ लड़ रहा था।
जैसे वो हुती बना के लड़े, हिजबुल्लाह और हमास, तीनों तो इसी के प्रॉक्सी है ना, ईरान के ही। तो अमेरिका में एक यहूदी लॉबी है, ज्यूज लॉबी, और वो जो कि बहुत स्ट्रांग है, वो अमेरिका को घसीट कर ले आती है युद्ध में, ताकि आप ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका मिलकर लड़े, क्योंकि ईरान जो है इजराइल के खिलाफ, और जो भी इजराइल के खिलाफ रहेगा आज न कल उसके खिलाफ इजराइल और अमेरिका मिलकर युद्ध करेंगे। आज अगर मान लिया कि ईरान में अगर वो सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, तो याद रखिए अगला नंबर पाकिस्तान या टर्की का है, क्योंकि ये दोनों भी मान्यता नहीं देते, तो ये दोनों में से किसी न किसी पे तो ये करेंगे। तो ये लॉन्ग टर्म प्लान है ये। और ये सब जो है ना कि परमाणु बम और ये सब सारे बहाने हैं, ये उसी तरह का बहाना जैसे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मिल गया इराक में, क्योंकि सद्दाम हुसैन को मार डाला। ये चीज जो है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन 79 से ही देख रहे हैं, जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन होता है, और उसी वक्त से जो है कि वहां पर परमाणु एक हथियार का एक एजेंडा, एक नैरेटिव गढ़ दिया गया, और गढ़ने के बाद ये हमेशा से कहा जाता रहा कि अब आज या कल या कुछ ही दिनों में परमाणु हथियार बना लेगा ईरान, और ये ऐसा 30 सालों से होता आ रहा है जब से, लेकिन अब तक तो नहीं हुआ ऐसा। तो खैर, तो इसीलिए सवाल बार बार उठता है कि ये सिर्फ एक चीज और है जी, एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आमतौर पे देखिए सीआईए जो है वो रेडिकलाइजेशन का इस्तेमाल करती है मुसलमानों के खिलाफ भी। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर उसको सीरिया में लड़ना होगा ना, तो वो आईएसआईएस का निर्माण कर लेगी, जो कि रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन होगा। अगर उसको रशिया को भगाना होगा ना, तो वो क्या करेगी, अल कायदा और तालिबान बना लेगी, ताकि वो रशिया को पुश कर सके जी। तो वो रेडिकल इस्लाम को, जिसको मिलिटेंट इस्लाम कहते हैं, उसका हमेशा इस्तेमाल करती है नॉर्मल मुसलमानों के खिलाफ ही, वो किसी दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करती, वो शुरू से पॉलिसी रहा है। अगर उसको अफगानिस्तान वार लड़ना होगा, तो वो क्या करेगी, पाकिस्तान में बहुत सारी तंजीमें बनाएगी और वहां ट्रेनिंग सेंटर्स बनाएंगे। ये सारे जो तालिबान लड़ाके हैं, बाद में भले ही वो अफगान उसमें शामिल हुए, लेकिन शुरुआत में सबकी ट्रेनिंग हुई है पाकिस्तान में। और ये बनाया अमेरिका ने बनाया है, बिल्कुल। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप किसी भी देश में देखो, को भगाने के लिए बनाया उसी ने। इसलिए मैं बोलता हूं कि हमारे यहां खास करके भारत या साउथ एशिया में जो मिलिटेंट इस्लाम या कट्टर इस्लाम आया है, वो सीआईए की देन है। हमारा जो होम ग्रोन इस्लाम है, वो सूफीज्म और ये सब, वो एक वहाबी मूवमेंट ही चला था पूरा अरब में। और आप जब तब तक रेडिकल इस्लाम को नहीं समझ सकेंगे जब तक आप वहाबी मूवमेंट को नहीं समझते। वहाबियत क्या है, जब वो समझेंगे तब समझ में आया कि ये पूरा गेम प्लान क्या है। वो जॉर्डन का आदमी मुस्लिम ब्रदरहुड बनाता है और वहाबी मूवमेंट। इसीलिए आप देखिएगा कि यूएई हो चाहे सऊदी हो, अब उस तरह के इस्लाम से बिल्कुल अपने आप को दूर कर रहे हैं। हाँ। हमेशा देखिएगा। और वो आइडियोलॉजी ये है कि जब तक वो सीआईए वाला इस्लाम यहां पे रहेगा, तब तक मुसलमानों को न चैन से रहने देंगे और मुसलमानों से ही मुसलमानों को कटवाएंगे। और ये गेम प्लान समझने की जो, जैसे ही कोई कट्टर संगठन आए, चाहे आपके देश में आए, आपके मोहल्ले में आए या पड़ोसी में कहीं आए, चाहे वो जमात इस्लामी हो या हुजी हो या अंसारुल बंगला हो, आपको जाके देखिए कि अंसारुल बंगला का मैक्सिमम फंडिंग जो आ रहा है वो सीआईए से आ रहा है। वो जितना लश्कर हो या फिर जैश हो, ये सब को सीआईए से फंडिंग मिलती है। पूरा वो अल कायदा को फंडिंग। अभी देखिए तालिबान धीरे धीरे वो चीज समझ रहा है, उस चीज को, तो वो अपने आप को डिटैच करने की कोशिश कर रहा है। तो अब क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मुझे बगराम में एयरबेस चाहिए, और पाकिस्तान से वहां पे बॉम्बिंग करवा रहे हैं। जबकि जो तालिबान लड़ाके हैं वो चाह रहे हैं कि मेरा देश किसी तरह इससे ओवरकम हो जाए, विकास करे। तो दुनिया के मुसलमानों को यह भी समझना है कि हमें उस सीआईए वाले ट्रैप में नहीं फंसना है। उनको एक छद्म रूप से ये दिखाया जाता है कि तुम लड़ रहे हो इस्लाम के लिए, पर वो लड़ रहे होते हैं सीआईए के लिए। आईएसआईएस वाले भी को भी तो यही लगता होगा ना, जो दाइश जिसको बोलते हैं। अच्छा, अब मुझे ये लगता है पंकज जी कि ये भी वो मुसलमान हैं जो कि मतलब जो नहीं जानते हैं अपने धर्म के बारे में, और जो लोगों के उसको तो बहकावे में या फिर जो ब्रेन वॉश होता है उसमें आ जाते हैं, और उसी को धर्म से जोड़ करके उस सारी चीजें अपना एजेंडा और रोटी सेकी जाती है। आप देखिए जितना भी ये मिलिटेंट टाइप के होंगे, जितना भी होंगे, उन सबको लगता है कि हम इस्लाम के लड़ रहे हैं, लेकिन सबके ऑर्गेनाइजेशन का आपको रूट मिलेगा सीआईए में। जो लड़ रहे होंगे, जो पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेके जो मुजाहिद जा रहे होंगे अफगानिस्तान में, उनको भी तो लग रहा हो कि वो इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं ना, लेकिन वो लड़ तो रहे थे रशिया के खिलाफ, अमेरिका के लिए। शुरुआत में ओसामा बिन लादेन को भी यही लगा था, लेकिन बाद में ओसामा बिन लादेन समझ गया, तब उसने अमेरिका पे आक्रमण किया, फिर उसको एलिमिनेट किया।
अमेरिका ने, तो बाद में एहसास हुआ था। बिल्कुल जी, तो बिल्कुल, तो जिस तरीके से ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर से तनावपूर्ण माहौल देखा जा रहा है और अमेरिका ने जिस तरीके से फिर से ईरान के ऊपर अटैक किया है, ईरान के जो दक्षिणी ईरान है वहाँ पे उनकी कुछ जहाज़ों पर अटैक किया है, कुछ मिसाइल साइट्स पर अटैक किया है, इसके बाद जो है तनाव एक बार फिर से जो है वो गर्म हो गया है। अब आगे इसका परिणाम क्या होता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर अमेरिका इस तरीके से कर रहा है और बीच वार्ता के बीच ये जो तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं तो उसका परिणाम क्या हो सकता है और अमेरिका का ये कदम जो है वो क्या वाकई में एक बार फिर से दुनिया के लिए खौफ पैदा कर देगा, क्योंकि इससे महंगाई भी बढ़ेगी। आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं।